गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। हिस्ट्री के एक और कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जहां हमने लास्ट ख़त्म किया था उसके आगे से हम बढ़ते जा रहे हैं और हिस्ट्री जो कि प्राचीन से लेके आधुनिक भारत तक चलेगी। और इसके इस सेशन में काफ़ी सारे लेक्चर हो चुके हैं। जो भी नए हैं मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो जो पहले लेक्चर डले हैं, जो पहले जो वीडियो डली हैं, जो पहले जो लेक्चर हुए हिस्ट्री के, उसको देखकर आप देखें तो ज़्यादा क्या है, आपको एक रिदम बनेगा। और रिदम बनने के साथ साथ क्या है, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और इतिहास को क्या है आप एक बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ठीक है। तो आज की इस कड़ी में हम किसकी बात करेंगे? कुमारगुप्त की। किसके? कुमारगुप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद फिर किसका शासन आया? फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसके पुत्र का शासन आया। उसका पुत्र कौन था? तो उसका पुत्र की अगर हम बात करें तो पुत्र कौन है? कुमारगुप्त। कौन है पुत्र? कुमारगुप्त। तो इसके पिता स्वाभाविक बात है कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय इसके पिता है। और वहीं हम इसकी माता की बात करें तो माता ध्रुवा देवी है। सभी को पता है, हमने बताया था चंद्रगुप्त की पत्नी कौन है? ध्रुवा देवी। तो उनकी जो माता है वो कौन है? ध्रुवा देवी। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी शासनकाल कब से कब तक चला, तो शासनकाल अगर हम देखें 415 ईस्वी से लेके कब से 411 से लेके 411 से लेके 455 तक, या यहाँ अपन 15 भी कर सकते हैं, 411 या 415 से लेके 455 ईसा तक इसका क्या है? शासनकाल चला। और वहीं अगर हम बात करें कि इसके जो पुत्र हैं उसके पुत्र कौन है? इसके पुत्र स्कंदगुप्त हुए हैं। स्कंदगुप्त के बाद पुष्यगुप्त इसके पुत्र हुए हैं। अगर हम आगे चलते हैं, आगे की बात अगर हम बात करें कि इसको किस किस की मतलब किस किस उपाधि से इसको सुशोभित किया गया है, या कौन कौन सी उपाधि टाइटल इसको दी गए हैं, तो अगर हम उपाधि की बात है तो शक्रादित्य इसको कहा गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि महेंद्र आदित्य भी कहा गया है, महेंद्र आदित्य भी कहा गया है। तो ये दो टाइटल इसको दी गए हैं। और हम बात करें इसकी शासनकाल की, तो इसके शासनकाल में अगर हम देखें तो इसने अपने शासनकाल में ना तो अपने साम्राज्य का विस्तार किया और ना ही उसको कम होने दिया, है ना। तो एक व्यवस्थित तरीके से शासन इसने किया है। अगर हम मान के चलें कि जैसे मान के चलो कि इसका शासनकाल यहाँ ये इतने क्षेत्र तक सीमित है, अगर हम मान चलो इतने क्षेत्र तक सीमित है किसके? कुमारगुप्त का। तो ना तो इसने यहाँ बढ़ाया, ना यहाँ बढ़ाया, या ना यहाँ बढ़ाया और ना यहाँ बढ़ाया, और ना कम होने दिया। तो अगर हम एक प्रकार से कहें तो सीमित है, ना घटाया ना बढ़ाया, तो सीमित एक प्रकार से शासन किया। और अगर हम देखते हैं कि इसके ही शासनकाल के लास्ट में जब कुमारगुप्त के जब शासन का चल रहा होता है, उसके लास्ट में क्या होता है कि एक जाति है। जाति कौन सी है? एक जाति है, एक जो मैकल है, जो मैकल क्षेत्र है, इसको हम मैकल नर्मदा के किनारे, इसको हम कहते हैं नर्मदापुरम में। तो मैकल से एक जाति है, कौन सी? पुष्यमित्र। ये एक जाति है। तो एक जाति है, तो क्या होता है, एक जाति का क्या है, इस पे हमला होता है। क्या है? इस पे हमला होता है, जाति पे इसका हमला होता है। फिर क्या है, इसको मार के भगा देता है कौन? कुमारगुप्त। इसको कौन मार के भगा देता है? कौन? कुमारगुप्त। तो ये इसके क्षेत्र में क्या होता है, एक मैकल की जाति होती है। एक मैकल पर्वत है जो कहाँ पर है? नर्मदापुरम में। तो वहां किसका एक जाति थी? वो पुष्यमित्र की। तो वहां जो कुमारगुप्त पे क्या है, वो आक्रमण करती है। फिर कुमारगुप्त उनको क्या है, हरा देता है। तो अगर हम बात करें मुद्राएं की, तो सिक्कों की, तो इन्होंने क्या है, जो सोने के कम मात्रा में मुद्राएं चलवाई थी, जिसमें सोने की मात्रा क्वांटिटी कम थी। और अगर हम बात करें कि इसके सिक्कों पर किसकी मोहर थी, तो विष्णु की, कार्तिक की और मोर की। तो ये सब जो चिन्ह है इनके सिक्के में थी। और हम बात करें किसकी? अब हम बात करेंगे किसकी?
अगर हम बात करें इसके इसके आने वाले शासक की, कौन, स्कंदगुप्त की, किसके, स्कंदगुप्त के। तो स्कंदगुप्त की अगर हम बात करते हैं तो स्कंदगुप्त का शासनकाल कितना है, स्कंदगुप्त का शासनकाल कितना है, स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 ईसा से 461, 455 ईसा से 461, ये किसका शासन है, यह है स्कंदगुप्त का, किसका, स्कंदगुप्त का। तो स्कंदगुप्त की अगर हम बात करें तो इसको भी अलग अलग उपाधि से इसको भी अलग अलग उपाधि दी गई थी, जैसे विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के बाद इसको इसको क्या है, इसको जो दूसरा युधिष्ठिर भी कहा जाता था। तो दूसरा युधिष्ठिर क्यों कहा जाता था, क्योंकि दूसरा युधिष्ठिर इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जो लास्ट में जब क्या है पुष्यमित्र जाति का आक्रमण हुआ और लास्ट में क्या है हूणों का भी आक्रमण हुआ, तो क्या है कुमारगुप्त क्या है फंस गए थे, कुमारगुप्त फंस गए थे। तो उसके बाद इसका जो लड़का है स्कंदगुप्त, उसने क्या है मतलब ये हूणों को और जो मैकेल जाति, जो एक पुष्यमित्र जाति है, उसको पराजित करके बाहर भगाया था। इसलिए क्या है इसका नाम युधिष्ठिर भी है। युधिष्ठिर का मतलब क्या है कि युद्ध में स्थिर रहना, युधिष्ठिर का मतलब क्या है युद्ध में स्थिर रहना। तो इसने हूणों को और जो पुष्यमित्र जाति को उनको हराया था, तो इसलिए क्या है इसको युधिष्ठिर भी कहा जाता है। अगर हम बात करें फिर किसकी, अगर हम बात करें कि अभिलेख है, एक जूनागढ़ अभिलेख हो गया ना, जूनागढ़ अभिलेख हो गया, और कुछ अलग ऐसे जो अभिलेख हैं उसमें हमें क्या जानकारी मिलती है, तो अभिलेखों से भी हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो अगर हम बात करें कि अभिलेख है ना, तो जो स्कंदगुप्त के भीतरे अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख में हमें क्या मिलता है, हूणों की विजय, हूणों पर क्या है विजय हुई थी, तो वो हमें जूनागढ़ अभिलेख और जो स्कंदगुप्त के बाहरी अभिलेख है उससे हमें जानकारी मिलती है कि हूणों को हमने पराजित किया था, मतलब किसने, स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। और अगर हम बात करें जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह भी ज्ञात होता है कि जो सुदर्शन झील है, क्या है, जो सुदर्शन झील है जो कि गिरनार पर्वत पर थी, इसका पुनर्निर्माण भी कराया था, किसका, सुदर्शन झील, जो कि कहाँ थी, सुदर्शन झील जो कहाँ थी, जो गिरनार पर्वत पर थी, उसका क्या है, उसका पुनर्निर्माण भी कराया था, ठीक है। और जो किसने कराया था, राज्यपाल था, राज्यपाल को सौंपा था पंडित, किसका राज्यपाल था, स्कंदगुप्त पंडित, उसके पुत्र चक्रपालित ने इसको जो झील का पुनर्निर्माण कर उसको कराया था, ठीक है। अगर हम बात करें झील के किनारे क्या है, एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण कराया था, किसका, विष्णु मंदिर का भी एक निर्माण कराया था। और स्कंदगुप्त के द्वारा जारी की गए सिक्कों पर सोने की मात्रा कमती में, पहली बार सोने की मात्रा मतलब क्या है, कम क्वालिटी में सोने का प्रयोग किया गया था। और इसने क्या है अपनी एक और राजधानी कहां बनाई थी, इसने अपनी एक और राजधानी अयोध्या में बनाई थी। और पहली कहां थी, पहली थी पाटलिपुत्री में, दूसरी अयोध्या में इसने अपनी राजधानी बना ली, किसने, स्कंदगुप्त ने। तो अगर हम बात करें फिर, अगर हम इस बात करें कि कुमारगुप्त ने क्या किया था, तो भाई कुमारगुप्त ने क्या है नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसका निर्माण करवाया था, है ना। और इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, किसने, कुमारगुप्त ने। तो अब हम बात करते हैं कि गुप्तकालीन प्रशासन में उसका प्रशासन कैसा था, उसकी जो न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो अगर हम प्रशासन की बात करें ना, तो गुप्त काल है उसमें प्रशासन कैसा था, राजतंत्रात्मक, कैसा, राजतंत्रात्मक प्रशासन था, किसमें, गुप्तकालीन में, है ना। तो जो राजा होता था वो राजा कैसा होता था, पृथ्वी पर राजा देवताओं के समान होता था अपनी प्रजा के लिए। जैसे जो देवता है, जैसे देवता की हार मार मानता है कौन, सब लोग, वैसे ही क्या है राजा की हर बात मानती थी उसकी प्रजा। तो जो मौर्य जो क्या है गुप्तकालीन प्रशासन कैसा था, राजतंत्रात्मक, और जो राजा था वो देवपरी होता था, मतलब जो राजा की बात सब मानते थे। और हम बात करें कि फिर इसके जो और भी उपाधि हैं जो गुप्त वंश ने ली है, जैसे परम भट्ट, महाराधिराज, परम देवता, परमेश्वर और एकाधिराज जैसी उपाधि धारण की है ना। और अगर हम बात करें कि जो हरिसेन है वो क्या थे, समुद्रगुप्त है उसका संधि विग्रह एवं महादंड नायक था, कौन, हरिभीषण, जो कभी भी थे किसके, समुद्रगुप्त के। तो समुद्रगुप्त कौन थे, संधि विग्रह और महादंड नायक थे, कौन, हरिभीषण। और हम बात करें कि सबवीसन कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रह, कौन थे, संधि विग्रह।
और शिखर स्वामी की बात करें तो शिखर स्वामी कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री कुमार थे। कौन थे? मंत्री कुमार थे। और पृथ्वी भूषण की बात करें तो कुमार गुप्त का मंत्री कुमार था, है ना, कुमार था, क्या था? कुमार था। अगर हम बात करें कि सामंत, जो सामंतों के शासक जिसको क्या है गोप्ता कहलाते थे। सामंतों के शासक मतलब जो एक ये धनी वर्ग है और उसके जो नीचे सामंत है उसके शासक कौन थे? उसके शासन थे कि जो राज दरबार का मतलब राज दरबार से कोई मतलब व्यक्ति उसका गोप्त रहेगा, उसका शासन करेगा, इस पे सामंतों पे शासन करेगा, तो वो क्या कहलाता था? गुप्त कहलाता। क्या कहलाता था वो? गुप्ता कहलाता था। क्या कहलाता था वो? गुप्ता कहलाता था। और हम बात करेंगे गुप्त काल में, जो गुप्त काल में क्या है, जो वेतन है, नगद वेतन सेनाओं को और सेवाओं के लिए ही किया जाता था। क्या है? नगद वेतन सेवाओं और सेनाओं के लिए किया जाता था, बाकी के लिए नगद वेतन का उपयोग नहीं था। और गुप्त काल में कैसे सामंतवादी व्यवस्था के लिए सम्राट मंत्रिमंडल का गठन करता था, है ना। सब सामंत क्या होता था गुप्त काल में कि सामंतवाद है, सामंतवाद के लिए क्या करता था? राजा मंत्रिमंडल का गठन करता था। प्रशासन के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? अमात्य कहा जाता था। जो भी अधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था? उनको अमात्य कहा जाता था। पुलिस विभाग के प्रमुख अधिकारी को दंडपाशक और जो विदेश नीति युद्ध नीति के मंत्री को क्या कहा जाता था? महासंधि विग्रह। जो विदेश नीति और जो शांति मंत्री थी उसको क्या कहते थे? महासंधि विग्रह। मतलब शांति वही मचाएगा ना जो संधि कर लेगा। अगर कहीं युद्ध की स्थिति बनी है या कहीं तनाव की स्थिति बची है तो दोनों में जो संधि करेगा तो वो कैसा कहलाएगा? सब महासंधि विग्रह। तो इनको शांति मंत्री कहा जाता है। किसको? महासंधि विग्रह को। अगर हम बात करें फिर कि जो न्याय विभाग का प्रमुख था उसको कहते थे महादंडनायक, और प्रमुख सेना अधिकारी को महाबलिकृत कहा जाता था। दान विभाग का मुखिया आग्राहक होता था। कौन आग्राहक था? उसको दान विभाग का मुखिया कहा जाता था। अगर हम बात करें राजमहल का जो प्रमुख अधिकारी है उसको क्या कहा जाता था? महाप्रतिहार। क्या कहा जाता था? राजमहल का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे? महाप्रतिहार। अगर हम बात करें आगे हमारी प्रांतीय शासन प्रणाली वो कैसी थी, तो प्रशासनिक सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था। किसमें? जो प्रांतीय प्रशासन है उसके लिए क्या है? गुप्त प्रशासन क्या है? कई प्रांतों में बटा था, है ना। और प्रांत को क्या कहते थे? भुक्ति। प्रांत को क्या कहते थे? भुक्ति कहते थे। प्रांत को क्या कहते थे? प्रांत को भुक्ति शासक का उपरेक कहलाता था। और हम बात करें फिर न्याय व्यवस्था की, किसकी? गुप्त काल में न्याय व्यवस्था की। तो न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जो न्याय व्यवस्था है, सम्राट क्या है? सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। मतलब राजा सबसे ऊपर बैठता था वो सर्वोच्च होता था, है ना। और जो फाइयान है उसके अनुसार क्या है? गुप्त काल में दंड कमजोर था। दंड क्या है? कम कठोर था। मतलब इसको हम मानते हैं कि ज्यादा मतलब ऐसा दंड नहीं था जिसको हम कठोर बोल सके, कम कठोर था। यहां मृत्युदंड का कोई प्रावधान नहीं था। किसमें? गुप्त काल में मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। आर्थिक दंड महत्वपूर्ण था। क्या है? आर्थिक दंड महत्वपूर्ण था, बाकी मृत्युदंड का कोई भी प्रावधान नहीं था। किसमें? गुप्त काल में। अगर हम बात करें फिर किसकी? आर्थिक व्यवस्था की। किसकी? गुप्त काल में आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? तो गुप्त काल में आर्थिक व्यवस्था क्या है? सबसे अच्छी व्यवस्था थी। किसमें? गुप्त काल में। इसलिए इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त काल में आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? बहुत अच्छी थी। इस काल में क्या है? जो राजा होता था वो क्या है? भूमि दान में देता था। क्या है? इस काल में, गुप्त काल में जो राजा है वो क्या है? भूमि को क्या है? दान में देता था। गुप्त काल में सोना, चांदी, तांबा एवं लोहा धातुओं का प्रचलन था। किसका? लोहा का हो गया था, तांबे का हो गया था, और सोना चांदी का जो धातु है वो काफी मात्रा में प्रचलन थी। और गुप्त काल में जो वेतन था सामान्यतः भूमि अनुदान पर दिया जाता था। क्या है? अगर कोई काम कर लिया जाता था उसके बदले क्या उसको वेतन न देके उसको भूमि दी जाती थी। बाकी नगद वेतन हमने सब देख लेते कि इसको दिया जाता था। जो नगद वेतन है वो सेनाओं को और जो सेवाओं के लिए होता था उसको नगद वेतन दिया जाता था, और बाकी अनुदान के रूप में उनको भूमि दी जाती थी। गुप्त काल में अगर हम बात करें कि वस्त्र निर्माण, शिक्षा कार्य काफी प्रगति पर था। जो वस्त्र निर्माण है, जो शिक्षा, तो वो क्या काफी मात्रा में प्रगति पर था। मंदसौर
अभिलेख में रेशम बनकरों की श्रेणी द्वारा विशाल सूर्य मंदिर की मरम्मत कराने का उल्लेख किया जाता है। तो एक और अभिलेख मिला हमें, कौन सा? मंदसौर अभिलेख। कौन सा? मंदसौर अभिलेख, जो कि क्या है, मंदसौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो वहां जो अभिलेख मिला है उससे हमें क्या जानकारी मिलती है? रेशम बनकरों की श्रेणी द्वारा विशाल सूर्य मंदिर की मरम्मत करवाने का उल्लेख मिलता है। इसी से मंदसौर अभिलेख से। अगर हम बात करें कि जो व्यापारिक समिति को क्या है, मतलब क्या कहा जाता था, तो व्यापारिक समिति को निगम कहा जाता था। अगर हम आज की बात करें कि जो व्यापारिक जो समिति है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं व्यापारिक संघ। अगर हम आज का वर्तमान रूप देखें तो आज के वर्तमान रूप में अगर हम क्या करेंगे, जो पूरे के पूरे व्यापारी संगठन है उसको हम व्यापारिक संघ कहते हैं। तो वहीं जो व्यापारिक समिति थी पहले जब गुप्त काल में, उसको हम कहते थे क्या? निगम। उसको कहते थे हम निगम। तो उसके मुखिया को श्रेष्ठी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी। उसके मुखिया को श्रेष्ठी कहा जाता था, है ना। श्रेणियां आधुनिक बैंक का काम करती थी। जो श्रेणियां बनी थी ना, जो श्रेणियां बनी थी वो क्या करती थी? आधुनिक बैंक का काम करती थी। तो बैंक का काम का क्या होता है कि भैया पैसे जमा करना और उधार पर पैसे देना, और उसका जो ब्याज होता था इस गुप्त काल में, उस जो ब्याज है उसका मतलब उस धन का सदुपयोग होता था। वो मंदिरों में दीपक जलाने के काम में उस धन का प्रयोग किया जाता था। और जो विनिमय का माध्यम था वो कौड़ी थी। कौड़ी आपने देखी होगी, कौड़ी जो मतलब अपन पैसे देते ना कि भाई कोई चीज ली उसको पैसे दिए, तो वो जो विनिमय का माध्यम था वो उस समय क्या था? कौड़ी था। किसके अनुसार? फाइयान के अनुसार, जो चीनी यात्री है उसके अनुसार। भाई वो कहता है कि भाई जो उस समय जो विनिमय का माध्यम था, जो लेन देन चलता था उस समय कौड़ियों में चलता था। किसने कहा? ये जो चीनी यात्री है फाइयान, उसने ये कहा है। अगर गुप्त काल का हम देखें, गुप्त काल का जो आय का प्रमुख स्रोत है वो भूमि कर था। मतलब जो भूमि पर कर लगाया जाता था और वहीं से क्या राज्य को आय प्राप्त होती थी। कहां से? भूमि से। भूमि जो भी क्या है, भूमि पर कर लगाया जाता उस पे से राज्य को क्या है? आय प्राप्त होती थी। भू राजस्व नगद एवं अनाज दोनों के रूप में लिया जाता था। गुप्त काल में व्यापार एवं वाणिज्य अपने उत्कृष्ट था। उत्कृष्ट का मतलब क्या था? एकदम चरम पे था, मतलब बहुत प्रगति पर था। कहां? गुप्त काल में। गुप्त काल के समय जहाज निर्माण का कार्य काफी चरम पे था। उस समय भाई जहाज भी निर्माण होते थे काफी मात्रा में। गुप्त राजाओं में सर्वाधिक मुद्राएं स्वर्ण में जारी की। गुप्त काल में जो सर्वाधिक मुद्राएं हैं वो किस धातु में थी? वो स्वर्ण में उन्होंने क्या है अपनी काफी मात्रा में मुद्राएं चलाई है, सिक्के चलाए। भारत में अगर हम बात करें पूर्व में भारत का व्यापार चीन के साथ, इस पूर्व में क्या था कि भाई भारत का जो व्यापार है वो चीन से भी था। किसमें? चीन से भी था। तो पर इसकी जो मध्यस्थता था, बीच का बिचौलियों का काम कौन करता था? बीच के बिचौलियों का काम करता था कौन करता था? वो करता था श्रीलंका। वो कौन करता था? श्रीलंका। भारत और चीन के मध्य व्यापार था और इसका जो बीच का काम कौन करता था? जो बिचौलियों का जो मध्यस्थता था वो करता था कौन? श्रीलंका। वो कौन करता था? श्रीलंका। यह वस्तु नियम पर आधारित था। किस पे? वस्तु नियम पर आधारित व्यापार था। अगर हम बात करें, फिर अगर हम व्यापारी की बात कर रहे थे तो थोड़ा सा क्या है, बंदरगाहों को भी देख लें। उस समय के जो बंदरगाह थे, तो बंदरगाह की अगर हम बात करें तो व्यापारिक केंद्र में उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण क्या था? व्यापारिक केंद्र था। यहां से मतलब क्या था? देश के हर कोने से अगर हम बात करें तो मार्ग यहीं से होकर गुजरते थे, है ना। और हम बात करें और उज्जैन हो गया, भड़ोच हो गया, विदिशा हो गया, है ना, कापरा हो गया, पाटलिपुत्र हो गई, वैशाली हो गई, ताम्रलिप्ति हो गई, मथुरा हो गया, कौशाम्बी हो गया आदि। ये पूरे क्या थे? ये व्यापारिक केंद्र थे। अगर हम बात करें फिर बंदरगाह की, तो पूर्वी तट पर क्या था? पूर्वी तट पर जो पूर्वी तट है उसके अगर हम बंदरगाह की बात करें तो पूर्वी तट की अगर हम बंदरगाह की बात करें तो पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, घंटाशाला एवं कदूरा से, है ना। उसके बाद दक्षिण मतलब जो दक्षिण हमारे पास बंदरगाह है वो देखें तो दक्षिण अगर हम देखें तो पूर्वी एशिया से व्यापार करते थे कौन? भड़ोच, कौशाम्बी, कल्याण आदि। ये जो क्या थे? जो दक्षिण में थे। क्या थे? दक्षिण में थे। तो ये दक्षिण के बंदरगाह थे और ये पूर्व तट के बंदरगाह थे। तो आज हमने हमारे इस
वाले इतिहास की कड़ी में आज हमने क्या देखा, आज हमने कुमारगुप्त देखा, कुमारगुप्त के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त देखा, और स्कंदगुप्त के बाद सबसे जो लास्ट वाला शासन है वो है विष्णुगुप्त। वो क्या है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी मतलब इतिहास में जो मतलब राजा कार्य करेगा और जो मतलब इतिहास के पन्नों में कुछ क्या है ऐसा कुछ कर जाएगा, उसके बारे में क्या है डिटेल में दिया जाएगा। और बाकी जो मतलब थोड़ा सा क्या है ऐसे ही रहेगा या वो कुछ कार्य नहीं करेगा, तो उसके बारे में ज़्यादा अध्ययन हमें करने को नहीं मिलेगा। तो ये सबूत है कि भाई अगर आप इतिहास में, अगर अपने जीवन में आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो जीवन में क्या है कैसे काम करो ताकि क्या है आपके इतिहास के पन्नों पर नाम लिखे। तो आज हमने यही देख लिया। उसके बाद हमने प्रशासनिक व्यवस्था भी देखी है, आर्थिक व्यवस्था भी देखी है ना, और वहीं प्रांतीय प्रशासन भी देखा है। तो कुल मिला के हमारा आधा सा काम आज हो गया है। इसके बाद हम सामाजिक व्यवस्था जो बची है, सामाजिक व्यवस्था देख लेंगे, धार्मिक व्यवस्था देख लेंगे और राजनयिक व्यवस्था देख लेंगे। इसके बाद क्या है गुप्त काल टोटल खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर एक नया वंश आगे हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए फेसबुक पेज पर निशु, और ऐप जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी विद निशु, उस पर देखते रहिए। और लेक्चर पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो करनी है। धन्यवाद।